In this video, we'll discuss chapter number 7, Rise of British Power in Bengal. बेटा ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक, कोई बात, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को ड्रास्टिकली चेंज करके रख दिया। हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ। इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे 1764 में हुए बैटल ऑफ बक्सर को। ये दोनों ही वो बैटल थे जिनको जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस इंडिया पे एस्टेब्लिश किया, ऑल इंडियन एम्पायर बनाने की कोशिश की और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट को धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। चलो, अब यहाँ पर लिखा है द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। ये जो वर्ड है ना बेटा, एडवेंट, इसका मीनिंग होता है आगमन। आगमन का मतलब तो सबको पता होगा, आना। तो अब हम लोग देखेंगे कि कब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और फिर उन्होंने क्या क्या किया। चलो, तो ब्रिटिशर्स पहली बार इंडिया में आए थे 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1601 से स्टार्ट होके 1700 तक रहेगा। ठीक है बात। तो 17th सेंचुरी में ये ट्रेडर बन के आए, पर मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1801 में स्टार्ट होके 1900 तक चलेगा। तो मिडिल 19th सेंचुरी तक, मतलब 1850s तक, ये एक बहुत बड़े एरिया को इंडिया के कंट्रोल कर चुके थे। ठीक हुई बात। और जितने भी पॉसिबल राइवल इनके थे इंडिया में, उन सबको एलिमिनेट कर चुके थे। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो चुका था, मराठा एम्पायर को अहमद शाह अब्दाली हरा चुके थे। बची हुई कसर किसने पूरी कर दी? ब्रिटिशर्स ने पूरी कर दी। तो ब्रिटिशर्स इस पर्टिकुलर टाइम तक अपने सारे राइवल्स को एलिमिनेट कर चुके थे और एस्टेब्लिश कर चुके थे ऑल इंडिया एम्पायर। ये जो स्क्रैम्बल था, स्क्रैम्बल का मतलब होता है संघर्ष। इन देयर स्क्रैम्बल फॉर पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक शक्ति बन के उभरे कौन? ब्रिटिशर्स। तो राजनीतिक सत्ता किसके पास आएगी? ब्रिटिशर्स के पास आएगी। तो ये जो स्क्रैम्बल चल रहा था, ये जो संघर्ष चल रहा था कि राजनीतिक ताकत किसके पास होगी, उसमें द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल प्रूव टू बी एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन ब्रिटिशर्स को मिलता है बंगाल के कॉन्क्वेस्ट में। बैटल ऑफ प्लासी होता है जिसमें बंगाल जीत लेते हैं ब्रिटिशर्स। किससे? सिराजुद्दौला से। बंगाल की जीत ब्रिटिशर्स के लिए माइलस्टोन का काम करती है। बंगाल ब्रिटिशर्स ने किससे जीता? सिराजुद्दौला से जीता। इट सेट द स्टेज फॉर फर्दर कॉन्क्वेस्ट। देखो, एक बार बंगाल जो कि रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था, उसको जीत लिया ब्रिटिशर्स ने। जब तो जो छोटी जो रियासतें थी उस टाइम में, जो छोटे छोटे राजा थे, राज्य थे, उनके दिमाग में एक सोच तो कहीं ना कहीं डेवलप हो गई कि इतना बड़ा बंगाल अगर जीत सकते हैं ब्रिटिशर्स, तो कुछ भी ब्रिटिशर्स कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बंगाल की जीत के बाद एक स्टेज तैयार हो जाता है आगे आने वाली जीतों के लिए। किसके लिए? ब्रिटिशर्स अब आगे क्या क्या जीतेंगे इंडिया में, उसके लिए स्टेज बंगाल की जीतने के साथ ही तैयार हो जाता है। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एज द रूलर ऑफ इंडिया। बंगाल जीतने के बाद ही ब्रिटिशर्स को ये बात तो समझ में आ जाती है कि यार इंडिया पे हम रूल कर सकते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स के इंडिया में रूल करने की। नाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 CE में अ कंपनी पॉपुलरली नोन एज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में जिस कंपनी को हम बोला करते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एस्टेब्लिश हुई। और इसको एस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? ब्रिटिश मर्चेंट्स। ठीक हुई बात। 1600 में एक कंपनी एस्टेब्लिश हुई जिसे हम पॉपुलरली क्या कहते हैं बच्चा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक हुई बात। इसको एस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? ब्रिटिश मर्चेंट्स, मतलब ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। और उस टाइम में ब्रिटेन की जो महारानी हुआ करती थी वो होती थी एलिजाबेथ वन। ये पोर्ट्रेट किसका है? एलिजाबेथ वन का ही है। चलो, तो एलिजाबेथ वन इन्हें दे देती है एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। ईस्ट में अकेले इंडिया नहीं आते, बहुत सारी कंट्रीज थी, तो ये लोग ईस्ट में ट्रेड करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट लेके निकले। किससे? ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ से। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसने एस्टेब्लिश की थी? ब्रिटिश मर्चेंट्स ने।
ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उन्होंने बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर गए एलिजाबेथ के पास, एलिजाबेथ से बोले हमें भैया एक्सक्लूसिव सोल राइट दे दो कि ईस्ट में हम ही ट्रेड करेंगे। तो क्वीन एलिजाबेथ बोलती है ओके। बेटा कंपनी ने बहुत भयंकर प्रॉफिट यहाँ से कमाया, एक बड़े अमाउंट में प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया इंडिया से बाय बाइंग ईस्टर्न गुड्स एंड देन सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस इन यूरोपियन मार्केट। क्या बेसिकली काम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? हमने शुरुआत में देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन के आई थी इंडिया में, ट्रेडर। तो ट्रेडिंग इनका मेन काम था। तो ये इंडिया आते, इंडिया से सस्ते दामों में सामान लेते और फिर यूरोप में उसे महंगे दामों में बेच देते। और इसी तरीके से इन्होंने बहुत बड़े अमाउंट में इनोरमाउस प्रॉफिट को ऑन किया। सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा। इंडिया से खरीदा, ईस्ट से खरीदा और कहाँ जाके बेच दिया? यूरोपियन मार्केट्स में। और बेटा ब्रिटिश मर्चेंट्स को ये जो एक्सक्लूसिव राइट मिले थे ना, इसके बदले में कंपनी के हिस्से का कुछ शेयर, कुछ प्रॉफिट इनको किसके साथ भी शेयर करना पड़ता था? क्वीन के साथ। क्वीन ऐसी पागल तो नहीं है कि किसी को भी कुछ भी राइट दे देगी। क्वीन ने बोला ओके, इफ़ यू वांट एक्सक्लूसिव राइट्स, सोल राइट्स टू सेल और टू डील विथ ईस्ट, ओके, you just deal solely, but the thing is that you have to share your profits with me। ठीक है? और ऐसा ही कंपनी ने किया। कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसका एक शेयर, मतलब कुछ हिस्सा किसको भी दे देती? क्वीन को भी दे देती है। ओके। अब बेटा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो बनाई सूरत में, कब? 1612 में। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये जो फैक्ट्री बनाई, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री नहीं थी जहाँ पर रॉ मटेरियल को हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ क्या थी? गोडाउन्स थी, जिसमें जो ब्रिटिशर्स इंडिया से जो परचेज करते थे उसको ले जाके रख देते थे। ठीक है? It was a trading settlement consisting of a warehouse for goods and office for keeping records। ठीक है? मैंने फिर से कहा ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री नहीं थी जहाँ पर कोई प्रोडक्शन यूनिट थी, किसी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा था। नो, ये तो एक वेयर हाउस की तरह काम करती थी, गोडाउन की तरह काम कर रही थी। और यहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम होता था, मतलब ऑफिस वर्क, कितना सामान आया, कितना गया, इस तरीके से। यहाँ पर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे फॉर द सर्वेंट्स एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब देखो कंपनी यहाँ पर डील करने आएगी, परचेसिंग करेगी, थोड़े दिन रुकेगी, तो जो ऑफिसर्स होते हैं उनको रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए पड़ेगी। तो ये जो फैक्ट्री थी जो 1712 में बनी, इसमें गोडाउन्स थे, वेयर हाउसेस थे और ऑफिस वर्क होता था और इवन रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे सर्वेंट्स के लिए। ठीक है बात? नथिंग वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन दीज फैक्ट्रीज। इन फैक्ट्रीज में कुछ भी बनता नहीं था बेटा। 1623 सीई में जो ब्रिटिश थे उन्होंने एस्टेब्लिश की फैक्ट्री सूरत में, भरूच में, अहमदाबाद में, आगरा में और मसूलीपट्टनम में। 1623 तक भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, इन सारी जगहों पर ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री बना ली। सर थॉमस रो, द ब्रिटिश एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। थॉमस रो ब्रिटिश एम्बेसडर थे किसकी कोर्ट में? जहांगीर की कोर्ट में। तो जहांगीर से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हम आपके इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, आपके गुड्स को ले जाके हम यूरोप में बेचना चाहते हैं, तो आप हमें थोड़े से ट्रेड कंसेशंस दे दें। ठीक है? थॉमस रे जो थे, थॉमस रे, ये बढ़िया एक अच्छे डिप्लोमेटिक इंसान थे, बातचीत बहुत अच्छी कर लेते थे। तो इन्होंने कैसे करके मना लिया हमारे मुगल एम्परर को और उनसे क्या ले लिए? ट्रेड कंसेशंस। फिर से सुनो, जो सर थॉमस रे थे वो क्या थे? ब्रिटिश एम्बेसडर थे टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, जहांगीर के कोर्ट में। उन्होंने बहुत सारे ट्रेड कंसेशंस लिए, किससे? मुगल एम्परर से, मतलब जहांगीर से। जहांगीर को मना के, सर देखिए हम ट्रेड कर रहे हैं, आप हमें ये कंसेशन दीजिए, आप हमें वो कंसेशन दीजिए, और जहांगीर मान भी गए। 1639 सीई में मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं, वॉज गिवन टू द ब्रिटिश बाय लोकल रूलर। ठीक है? जो एक लोकल रूलर था उसने चेन्नई किसको दे दिया? 1639 में ब्रिटिश को दे दिया। और फिर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट एस्टेब्लिश कर लिए, विच दे फोर्टिफाइड एंड नेम्ड एट फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक, कोई बात? फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है बेटा किलाबंदी। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी ना, तो बाहुबली मूवी में जो कटप्पा होते हैं वो कटप्पा इस तरीके से एक एरिया बना लेते हैं ना, इस किले को बचाने के लिए, फोर्ट को बचाने के लिए, मतलब जो अंदर जो महल है पैलेस है उसको बचाने के लिए। इसके अंदर से हम देखते हैं वो कंटिन्यू एरो से मार रहे होते थे लोगों को।
फिर एक टाइम के बाद ये फोर्टिफिकेशन टूट जाता है और फिर सब आपस में लड़ने लगते हैं। इसको बोलते हैं किलाबंदी करना। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी। तो 1639 में मद्रास एक लोकल रूलर ने किसको दे दिया? ब्रिटिशर्स को दे दिया। ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट यहाँ एस्टेब्लिश कर दिया और फोर्टिफिकेशन एस्टेब्लिश कर दिया। देखो, ये बनाई फैक्ट्री और फैक्ट्री के आसपास ये बाउंड्री वॉल बनाने लग गए, मतलब फोर्टिफिकेशन बनाने लग गए। बाद में इसको इन्होंने नाम दे दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1688 CE में बेटा चार्ल्स टू gave the company at a nominal rent of 10 pounds per year। 1688 में जो चार्ल्स टू थे, इन्होंने क्या किया बेटा, कंपनी को बिल्कुल नॉमिनल रेंट कितना? 10 पाउंड्स पर ईयर, एक साल पूरा के पूरी जगह को तुम रख लो और कितना दो मुझे? सिर्फ 10 पाउंड्स, बहुत सस्ता था। एक आइलैंड कौन सा? बॉम्बे। द आइलैंड ऑफ बॉम्बे जो खुद चार्ल्स टू को मिला था, किससे? दहेज में मिला था, जब उसने एक पोर्तुगीज प्रिंसेस से शादी की। देखो, हमारी कंट्री के ऊपर सबसे पहले अगर रूल करने कोई आया, ट्रेडिंग करने कोई आया, तो वो आए थे पोर्तुगीज, वास्को डी गामा। 1498 में इंडिया आ गया था, कोझिकोड आ गया था वो, है ना, कैलिकट आ गया था वो। और उसके आने के बाद से फिर पोर्चुगल ने गोवा, दामन एंड दीव इनके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। बॉम्बे भी उसी के कंट्रोल में था। तो जब चार्ल्स टू ने पोर्तुगीज प्रिंसेस से शादी की, तो बॉम्बे उन्हें दहेज में मिला था। तो जो चार्ल्स टू थे, उन्होंने कंपनी को बोला, तुम्हें अगर तुम्हारी फैक्ट्री वैक्ट्री बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए कोई जगह चाहिए, तो तुम बॉम्बे का यूज़ कर लो, बस मुझे 10 पाउंड्स पर ईयर दे दिया करना। इन द कोर्स ऑफ टाइम बॉम्बे बिकेम द चीफ सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिश ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। और फिर से मैं बात बताऊंगी, पहले बता भी चुकी हूँ बेटा, ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट है और ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट पे जो मुंबई था, जिसे बॉम्बे बोला जाता था, वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट की तरह, इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेटलमेंट की तरह काम करने लगा। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है। बॉम्बे बिकेम द चीफ सेटलमेंट ऑफ द ब्रिटिश ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। अब ये बात सोच के तुम लोगों को हंसी नहीं आती? हमारा बॉम्बे पोर्तुगीज ने लेके किसी अंग्रेज के दहेज में भी दे दिया। वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो ठीक है, ये देखो इंडियन टेरिटरी है, तुमने उसको अक्वायर किया, तुमने उसको दहेज में भी दे दिया। वाह भाई वाह। चलो, 1690 में ब्रिटिश ट्रेडिंग सेटलमेंट कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश हो गया बच्चा? कलकत्ता में भी एस्टेब्लिश हो गया, जिसे कहा गया फोर्ट विलियम। अभी हमने पढ़ा था फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ? मद्रास में। मद्रास को आज बोलते हैं चेन्नई, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है? चेन्नई में है। फोर्ट विलियम कहाँ पर बना? कलकत्ता में बना। तो 1690 में जो ब्रिटिश ट्रेडिंग सेटलमेंट थे वो एस्टेब्लिश हो गए, 45 भी हो गए कहाँ पर? कलकत्ता में। कब? 1690 में। ठीक है बात। इसका नाम था फोर्ट विलियम। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये हेडक्वार्टर बन गए ब्रिटिश सेटलमेंट्स इन सदर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन में। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। अब देखो, कलकत्ता ईस्ट में है, बॉम्बे वेस्टर्न फ्रंट पे हो गया और मद्रास साउथ में हो गया। तो फिर से ध्यान से सुनो कि अब इंडिया के तीनों साइड में बेटा सेटलमेंट बना चुके हैं ब्रिटिश। मद्रास में भी बन गया, बॉम्बे में भी बन गया, कलकत्ता ईस्ट में, बॉम्बे वेस्ट में और मद्रास साउथ में। ईच ऑफ दीज हेडक्वार्टर्स, ये सारे हेडक्वार्टर्स को कहा जाने लगा प्रेसिडेंसीज। कौन कौन सा? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता वॉज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ गवर्नर। और इनके ऊपर किसका रूल एस्टेब्लिश हो गया? गवर्नर का। मतलब गवर्नर को चार्ज दे दिए गए कि भाई इन तीनों जगहों को आपको स्पेशल ध्यान देके देखना है। ठीक है, सारी आपकी ड्यूटीज़ ये होंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होंगी। अब गवर्नर इनके ऊपर रूल करेगा। किस किस के ऊपर? मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। मद्रास को आज किसके नाम से जानते हैं? चेन्नई। बाय द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी की बिगिनिंग में बहुत सारी ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज हैड ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म्ड वन कंपनी। ठीक है, 18th सेंचुरी की शुरुआत में बहुत सारी जो ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज थी, उन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया और एक कंपनी बना ली, जिसे कहा गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। फिर से ध्यान से सुनो, क्या नाम रख दिया सारी कंपनीज ने मिलजुल के अपना? यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के मर्चेंट्स की यूनाइटेड कंपनी
ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये कब हुआ? 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में। अब हम देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फॉर्म हुई 1664 सीई में। इसका जो हेडक्वार्टर था इंडिया में वो था पौंडीचेरी, जिसे आज हम पुदुचेरी कहते हैं। इट ऑल्सो एस्टेब्लिश ट्रेड सेटलमेंट इन सूरत। इन्होंने सूरत में भी अपने ट्रेड सेटलमेंट्स बनाए, मसूलीपट्टनम, चंद्रनागौर, माहे। ठीक है, तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1664 में बन गई। इसका जो हेडक्वार्टर था इंडिया में वो था पौंडीचेरी, जिसे आज हम पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने सूरत, मसूलीपट्टनम, चंद्रनागौर, माहे में भी अपने सेटलमेंट्स बनाए। जब फ्रेंच इंडिया में आए तब तक ब्रिटिश ऑलरेडी सेटल हो चुके थे अलोंग द कोस्ट रीजन। मतलब देखो, पहले हमने देख लिया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे कलकत्ता, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे बॉम्बे, साउथ में चेन्नई इनके पास है। तो जब तक फ्रेंच इंडिया आ पाते तब तक एक बहुत बड़े एरिया, बहुत बड़े कोस्टल रीजन पे कंट्रोल ब्रिटिश कर चुके थे। नाउ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। 18th सेंचुरी तक बेटा दो मेजर यूरोपियन पावर्स, कौन कौन? ब्रिटेन एंड फ्रेंच। ठीक है, अब ये आपस में लड़ाई करेंगी क्योंकि फ्रेंच का भी मेजर मोटिव है टू एक्सप्लॉइट इंडिया, टू यूज इंडियन रिसोर्सेज। सेम पर्पस इज विद ब्रिटिश। तो जब दोनों का एक ही पर्पस है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जो पोर्तुगीज थे वो 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही अपने इन्फ्लुएंस को खो चुके थे, अपनी मोनोपली को खो चुके थे ऑन इंडियन ट्रेड, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं पोर्तुगीज को साइडलाइन कर दिया था। द डच हैड ऑल्सो बीन एज्ड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन बाय ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। तो देखो, पोर्तुगीज तो अपने आप पीछे हट गया। ठीक है, कुछ मैरिज अलायंसेस की वजह से चार्ल्स टू के पास इनकी खुद की प्रिंसेस थी, तो उन्होंने सोचा वाह, हम नहीं यहाँ से ऑन कर रहे तो क्या हमारा दामाद कर ले, है ना, जिसको हमने बॉम्बे दहेज में दिया है उसको ही कर लेने तो बिजनेस। डच को एज्ड आउट, डच को बाहर भगाने का काम किसने करा? ब्रिटिश और फ्रांस दोनों ने मिलकर कहा कि अब डच कॉम्पिटिटिव रहा ही नहीं इंडिया में। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ वो कॉम्पीट कर ही नहीं पाए, तो डच बाहर, पोर्तुगीज बाहर, अब बचे कंपटीशन करने कौन? ब्रिटेन और फ्रांस। जो फ्रेंच और ब्रिटिश थे वर बोथ इक्वली डिटरमिन्ड टू एस्टेब्लिश ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। दोनों बिल्कुल वो पक्का विचार लेके आए थे, डिटरमिन्ड थे कि भैया इंडिया में ट्रेड तो मैं ही करूँगा। ब्रिटिश बोल रहे हैं नहीं 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 मैं करूँगा, फ्रांस बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं करूँगा। दोनों के पास बढ़िया डिटर्मिनेशन है कि भैया इंडिया को तो हम ही रूल करेंगे। ये जो इंटेंस कंपटीशन था इन दोनों के बीच में, ये कंटिन्यू रहा। ये राइवल बन गए, आर्च राइवल, बिल्कुल ऐसे राइवल कि बस अब मरा कि अब मरा। बेटा ये जो वर्ड है ना आर्च राइवल्स, इसका मतलब होता है कट्टर प्रतिद्वंदी, पक्के दुश्मन। ठीक है, तो ट्रेड में पक्के दुश्मन बन गए कौन कौन? फ्रेंच और ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक हुई बात। इवेंचुअली इनके बीच में ये जो ट्रेड राइवलरी थी ये वॉर्स में कन्वर्ट हो गई। एक पावर स्ट्रगल चला किस किस के बीच में? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, जो कि इनएविटेबल था। जो इनएविटेबल का मतलब होता है जिसका होना निश्चित ही है। अब एक ही कमोडिटीज़ के लिए दोनों इंडिया में लड़ रहे हैं तो obvious सी बात है एक टाइम के बाद ये राइवलरी क्या में कन्वर्ट हो जाएगी? वॉर में, और ऐसा ही हुआ। एज देयर कमर्शियल राइवलरी इंटेंसिफाइड, जैसे ही जैसे इनकी कमर्शियल राइवलरी बढ़ती गई, फ्रेंच ट्राई करते गए टू सिक्योर एंड यूज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टू रियून ब्रिटिश ट्रेड। फ्रेंड्स का एक ही पर्पस है कि ब्रिटिश ट्रेड को कोलैप्स करना है, उसे ख़त्म करना है। सेम ब्रिटिश सोच रहे हैं, फ्रेंच इन्फ्लुएंस को कम करना है, फ्रेंच ट्रेड को रियून करना है। ये जो कमर्शियल राइवलरी थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, उसे और बढ़ा दिया, एग्रावेटेड मतलब बढ़ा देना, बाय द फैक्ट दैट दीज टू कंट्रीज वर पॉलिटिकल राइवल्स इन यूरोप एज वेल। बेटा ये जो इनकी लड़ाई थी इंडिया में, ये अकेले इंडिया की लड़ाई नहीं थी, ये तो वर्ल्ड में आपस में हमेशा ही लड़ते रहे हैं। इंडिया में आए तो इंडिया में भी आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इनकी जो राइवलरी थी उसको और एग्रावेट करती है इनकी पॉलिटिकल राइवलरी, जो कि कहाँ पर भी? यूरोप में भी है। टेकिंग एडवांटेज, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि मुगल्स तो अब डिक्लाइन कर रहे हैं इंडिया में, मुगल्स तो अब उतने पावरफुल रहे नहीं हैं। इस अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए दे फॉर 3 वॉर, इन्होंने 3 बार इंडिया में लड़ाई की और अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया। ये जो 3 वॉर थे, दीज वॉर आर रेफर्ड टू एज कार्नेटिक वॉर। इन्हें क्या कहते हैं?
Carnatic War. Carnatic was the name given to Coromandel coast and its hinterland. कार्नेटिक क्या था? कार्नेटिक वॉज द नेम, कार्नेटिक नाम था जो किसको दिया था? कोरोमंडल कोस्ट को और उसकी हिंटरलैंड को। तो 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए, किस किस के बीच में? फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में। क्यों हुए? क्योंकि इन्हें पता था कि अब तो मुगल अथॉरिटी वीक हो गई, अब हम आपस में लड़ भिड़ के बांट लेते हैं चीज़ों को। ये जो 3 कार्नेटिक वॉर थे, यहाँ पर हमने देखा कि ब्रिटिश की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हुई, है ना। ब्रिटिश सक्सेसफुल हुए अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को रखने में। कहाँ पर? ओवर द कार्नेटिक। द आउटकम ऑफ 3 कार्नेटिक वॉर सॉ द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर द कार्नेटिक। अब कार्नेटिक के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसका आ गया? ब्रिटिशर्स का आ गया। मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच हार गए। जो 3rd कार्नेटिक वॉर हुआ, शैटर्ड द फ्रेंच ड्रीम ऑफ बिल्डिंग एन इंडियन एम्पायर। जो 3rd कार्नेटिक वॉर था उसने सपना ही तोड़ दिया फ्रेंच का। किसने तोड़ा? अंग्रेजों ने तोड़ा कि भैया तुम बिल्कुल भी इंडिया में अपना एम्पायर एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, उसके लिए तो हम हैं, हम करेंगे, तुम कहाँ से? तो 3rd कॉर्नेटिक वॉर में फ्रेंच की जो हार होती है वो इतनी ही हैरासिंग होती है कि फ्रेंच लोगों का सपना पूरी तरह क्रश कर जाता है, टूट जाता है। वो इंडिया में अब एम्पायर बिल्ड नहीं करेंगे। फ्रीड ऑफ ऑल यूरोपियन राइवल्स। अब देखो, डच से मैट्रिमोनियल अलायंस, सॉरी डच से नहीं, पोर्तुगीज से मैट्रिमोनियल अलायंस, डच से नहीं, पोर्तुगीज से मैट्रिमोनियल अलायंस। डच कंपटीशन में नहीं रहे, भाग गए। फ्रेंच को 3rd कॉर्नेटिक वॉर में पूरी तरीके से हरा दिया। अब तो फॉरेन राइवल भी खत्म, अब अकेले बचे कौन? ब्रिटेन, ब्रिटिश। फ्रीड ऑफ ऑल यूरोपियन राइवल्स, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी with the help of the army and its vast resources in India now set out to conquer India. बेटा फिर से मैं बोलूँगी, पोर्तुगीज के साथ किए मैट्रिमोनियल अलायंसेस, डच कॉम्पिटिटिव ही नहीं था, वो आउट पहले ही हो गया। फ्रेंच को हरा दिया 3rd कार्नेटिक वॉर में। अब अकेले बचे हैं कौन? ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये आर्मी की हेल्प से, अपने रिसोर्सेज की हेल्प से इंडिया को जीतेंगे। ठीक, कोई बात? राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। अब ब्रिटिश पावर बंगाल में कैसे एस्टेब्लिश होगी वो देखेंगे। बंगाल 18th सेंचुरी में रिचेस्ट और मोस्ट फर्टाइल प्रोविंस हुआ करता था। मोस्ट फर्टाइल मतलब अब जो भी कुछ वहाँ पर ग्रो करोगे बहुत अच्छे से ग्रो होगा। फर्टिलिटी सॉइल में बहुत ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा रिच था। इससे पैराडाइज ऑफ द अर्थ, धरती का स्वर्ग भी कहा जाता था किसको? बंगाल को। ये जो प्रोविंस थी बंगाल की, इसने अट्रैक्ट किया ट्रेडर्स को हॉलैंड से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। फिर से मेरी बात सुनो, 18th सेंचुरी में रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था बंगाल। यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी और इससे पैराडाइज ऑफ द अर्थ भी कहा जाता था। इस प्रोविंस में ट्रेड करने के लिए हॉलैंड भी आया, जिसे आज हम नेदरलैंड्स कहते हैं। हॉलैंड को आज क्या कहते हैं? नेदरलैंड्स। फ्रांस, इंग्लैंड, ये तीनों से ट्रेड करने आए। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम दीज कंट्रीज एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेटलमेंट इन बंगाल। हॉलैंड ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, हॉलैंड का आज का नाम क्या है? नेदरलैंड। इन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाना स्टार्ट किए कहाँ पर? बंगाल में। विच बिकेम अ प्रॉफिटेबल बेस फॉर देयर ट्रेड एंड कॉमर्स। और जो बेस इन्होंने बंगाल में बनाए वो इनके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा थे, प्रॉफिटेबल बेस थे ट्रेड के, व्यापार के, और कॉमर्स बोले तो वाणिज्य के भी। ट्रेड मतलब व्यापार, कॉमर्स मतलब वाणिज्य। हॉलैंड भी है, हॉलैंड जिसे आज हम नेदरलैंड्स कहते हैं। बंगाल में फ्रांस भी है और इंग्लैंड भी है। ये अपने अपने सेटलमेंट बना रहे हैं, पर इन सब में जो सबसे बड़ा और जो सबसे प्रॉस्पर सेटलमेंट था वो था ब्रिटिश सेटलमेंट। 1717 में क्या हुआ, एक मुगल एम्परर थे जिनका नाम था फारूक शेर। उन्होंने एक फरमान बोले तो एक रॉयल ऑर्डर इशू किया, और जिसके थ्रू उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया कि भाई आप बिल्कुल फ्री हो, आप ड्यूटी फ्री ट्रेड करो बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। मतलब ये डिसीजन तो भगवान ही मालिक है, भगवान अल्लाह इनसे पूछे, फारूक शेर से। कभी इतनी हिस्ट्री पढ़ने के बाद भी मुझे कभी समझ में नहीं आया कि क्या ज़रूरत थी इस फरमान को इशू करने की, इस रॉयल ऑर्डर को इशू करने की। भगवान ही मालिक है, किस खुशी में क्या हुआ था उस दिन सुबह की, इस खुशी में इन लोगों ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया। भगवान ही मालिक है। अब बेटा जो कंपनी थी वो तो पूरी तरह फ्री हो गई, वो कोई भी गुड को एक्सपोर्ट कर सकती है, कोई भी गुड को इम्पोर्ट कर सकती है, और उसे कोई टैक्स भी अब पे नहीं करना है, क्योंकि तो ये रॉयल फरमान, ये रॉयल ऑर्डर तो किसने निकाला है? फारूक शेर ने निकाला है। तो यहाँ से इस चीज़ को भयंकर फ़ायदा उठाया किसने? कंपनी ने।
वो हर आइटम को, किसी भी आइटम को एक्सपोर्ट करती, इंपोर्ट करती फ्रॉम दिस प्रोविंसेस, इस प्रोविंस से, विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस, कोई टैक्स भी उसे नहीं देना पड़ता सरकार को। दे वर गिवन द राइट टू इशू पासेस, उन्हें पासेस इशू करने का राइट था, जिसे हम दस्तक बोलते हैं। पास इशू कर रहे थे, दस्तक इशू कर रहे थे फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ देयर गुड्स। वो तो इस बात का एडवांटेज उठा रहे थे, मुगल एम्पर ने अब हमें राइट दे दिए हैं, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वो करने लग गए। जो एम्प्लॉय थे कंपनी के, उन्हें परमिट किया गया कि तुम प्राइवेट ट्रेड भी कर लो। वाह 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 वाह, ठीक है। बट दे वर नॉट एंटाइटल्ड टू द कंपनीज प्रिविलेजेस। देखो जो प्रिविलेजेस कंपनी को मिल रहे हैं, जैसे ड्यूटी फ्री ट्रेड के जो प्रिविलेजेस हैं, वो सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है? कंपनी के लिए अवेलेबल है। तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उनको बोल दिया गया कि तुम्हें ट्रेड करना है तो तुम ट्रेड कर लो, पर तुम्हें कंपनी को जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं वो तुम उसके लिए एंटाइटल नहीं होगे। बाकी तुम्हें अगर ट्रेड करना है तो कर, मतलब तुम ट्रेड कर सकते हो पर ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो रॉयल फरमान फारूक शाह ने सिर्फ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दिया है, तुम्हारे लिए नहीं दिया है। दे हैव टू पे टैक्सेस लाइक अदर इंडियन मर्चेंट, जैसे दूसरे इंडियन मर्चेंट्स टैक्सेस देते हैं वैसे तुम्हें देना पड़ेगा। जो कंपनी थी बेटा, उसने इतना फ़ायदा उठाया इस बात का, और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसे इतना लाभ हुआ। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, फ़ायदा। इन अमाउंट्स मतलब बहुत बड़े अमाउंट में उसे बहुत प्रॉफिट हुआ। इन द कोर्स ऑफ टाइम कंपनी बिगेन टू इंटरफेयर इन द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन रूलर्स। और जैसे जैसे कंपनी को फ़ायदा होता जा रहा था, कंपनी के पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आता जा रहा था, कंपनी अब लोकल पॉलिटिक्स में, लोकल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करने लगी थी, ठीक है। कई बार वो एक रूलर को सपोर्ट करती दूसरे रूलर के अगेंस्ट में, बाय सपोर्टिंग वन रूलर अगेंस्ट अनदर। एक राजा को बोलती मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो करना हो करो, दूसरे रूलर का अपोज करती। दे मेड टेरिटोरियल, मॉनेटरी एंड पॉलिटिकल गेन्स। अब धीरे धीरे करके उनके पास नई नई टेरिटरीज भी आती जा रही थी, पैसा भी आता जा रहा था, और पॉलिटिकल गेम्स मतलब अब वो इंडियन पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर कर रही थी, लोकल किंग्स को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही थी। ये जो इंटरफेरेंस था सून टर्न इनटू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। ये जो धीरे धीरे इन्होंने इंटरफेयर करना चालू किया था, इसका जो मेजर मोटो था ये था कि पॉलिटिकल पावर भी हमारे पास आ जाए और अब ये एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। एंड दे एस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन बंगाल। और अब यहीं से फाउंडेशन ये रखेंगे बंगाल में ब्रिटिश रूल का। कब? बाय द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के मिडल से अब बंगाल के पास बंगाल की पॉलिटिकल पावर भी आ जाएगी, ब्रिटिश रूल का एस्टेब्लिशमेंट होगा। बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 1756 में बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान, उनकी हो जाती है डेथ। उनको सक्सीड करते हैं उनके ग्रैंडसन, जिनका नाम होता है सिराजुद्दौला। मेरी बात फिर से सुनो, 1756 में अलीवर्दी खान की होती है डेथ, उनके सक्सेसर बनते हैं उनके ग्रैंडसन, जिनका नाम होता है सिराजुद्दौला, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ब्रिटिश की बढ़ती हुई पावर को। वो उसे कर्ब करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, ठीक है। देखो पहले फ़ारूक शेर ने जो गलती कर दी उसकी से तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर सिराजुद्दौला का ये कहना था कि ब्रिटिश की पावर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सिराजुद्दौला इसके लिए कुछ करने का सोचते हैं। सिराजुद्दौला's टास्क वॉज नॉट ईजी वन। सिराजुद्दौला जो काम करने जा रहे थे वो ईजी तो नहीं था, सिंस ही हैड मेनी एनिमीज बोथ विद इन द कोर्ट और आउटसाइड द कोर्ट। जो देखो सिराजुद्दौला क्या चाह रहे हैं कि ब्रिटिश की पावर को रोक दिया जाए। सिराजुद्दौला ये काम आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट में भी उनके बहुत सारे दुश्मन हैं और कोर्ट के बाहर तो दुश्मन है ही है। एंड दैट मेड हिज पोजीशन इनसिक्योर एंड अनस्टेबल। और इस वजह से ऐसा भी हो सकता था कि इनकी जो पोजीशन है वो इनसिक्योर हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। पर ठीक है, सिराजुद्दौला ने इन सब बातों का नहीं सोचा, उन्हें जो सही लगा उन्होंने वो किया। सिराजुद्दौला ने ऑर्डर किया ब्रिटिश को कि भैया जो तुम्हें फरमान मिला था ना कि तुम्हें टैक्स नहीं भरना, उसको तुम भूल जाओ और अब तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे दूसरे इंडियन मर्चेंट है, जब हमारे अपने मर्चेंट हमें टैक्स दे रहे हैं तो तुम कौन बाहर से आए लोग, अगर हमें छूट देना होगा तो हम इंडियन मर्चेंट को देंगे ना, तुम्हें क्यों देंगे। पर अब ब्रिटिश इतनी आसानी से ये बात थोड़ी मानने वाले थे। सिराजुद्दौला ने ऑर्डर किया ब्रिटिशर्स को कि भैया अगर तुम्हें इंडिया में बिजनेस करना है तो तुम्हें टैक्स तो देना, हमारे इंडियन भाई बहन भी टैक्स दे रहे हैं, तुम भी दो। ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ किया, मना कर दिया, क्यों देंगे टैक्स,
आपके जो दादाजी थे उनके भी जो एंसेस्टर थे, मुगल एम्परर थे, उन्होंने इशू किया है भैया हमें कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स तो नहीं देंगे। दिस एंगर्ड द यंग नवाब, और जो सिराजुद्दौला थे वो बहुत यंग थे, इस बात से उन्हें आ जाती है गुस्सा। लग रहा है कि उनका वॉर कहीं ना कहीं फ्रेंच से होगा ही होगा। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मतलब ये लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा इनको अनुमान लग रहा था कि भाई अब इनका वॉर होगा किसके साथ, फ्रेंच के साथ। हु हैड ट्रेडिंग सेटलमेंट इन चंद्रनागौर, जिन्होंने ट्रेडिंग सेटलमेंट चंद्रनागौर में बना लिया है। द ब्रिटिश बिगेन टू फोर्टिफाई कलकत्ता, इसीलिए ब्रिटिशर्स कलकत्ता को फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी, जैसे ये आपकी फैक्ट्री है इसके आसपास बाउंड्री बनाना, इसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन। दिस अमाउंटेड टू एन अटैक ऑन द नवाब्स सोवरेनिटी। अब बेटा देखो, ब्रिटिश को डर लग रहा है फ्रेंच से कि अब इनकी लड़ाई फ्रेंच और ब्रिटिश की होगी, तो इसीलिए सोचते हैं कि यार जो हमारा कलकत्ता का जो फोर्ट है, जो फैक्ट्री है, उसको हम फोर्टिफाई कर देते हैं। तो ब्रिटिश ऐसा करने लगते हैं। पर नवाब को ये लगता है कि ये मेरी टेरिटरी में मुझसे बिना पूछे फोर्टिफिकेशन का काम चालू कर रहे हैं, तो ये तो मेरी सोवरेनिटी पे अटैक है ना, मेरी सार्वभौमिकता पे अटैक है, तो गलत बात है। Siraj was willing to let Europeans stay in his kingdom as trader, but certainly not as a master. सिराजुद्दौला की इच्छा थी कि भैया ठीक है, आप यूरोपियंस हो, आप ट्रेडर की तरह, व्यापारी की तरह मेरे टेरिटरी में रहो, ना कि मास्टर्स की तरह। तुम फोर्टिफिकेशन कर रहे हो मेरी टेरिटरी में, मुझसे ही परमिशन नहीं ले रहे हो, तो गलत बात है ना। बिना मुझसे बिना पूछे आप लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट करती है सिराज को। तो जो सिराज थे वो ब्रिटिशर्स को मास्टर्स की तरह नहीं देखना चाहते थे, ट्रेडर, दैट इज ओके। तो उन्होंने ऑर्डर किया ब्रिटिश को, ही ऑर्डर्ड बोथ द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, उन्होंने ब्रिटिश को भी ऑर्डर किया, फ्रेंच को भी ऑर्डर किया, दोनों को बुलाया भैया, ब्रिटिशर्स को भी बुलाया, फ्रेंच को भी बुलाया कि डिसमेंटल करो। डिसमेंटल का मतलब है तोड़ देना, वापस से ख़त्म कर देना, जो चीज़ आपने बनाई थी उसे तोड़ दो। उन्होंने ब्रिटिश से भी बोला, फ्रेंच से भी बोला कि तुम्हारे जो ये जो फोर्टिफिकेशन है, जो तुमने किलाबंदी की हुई है ना, इसे डिसमेंटल कर दो, तोड़ दो। और ये भी कहा कि कान खोल के सुन लो, ये जो तुम्हारे प्राइवेट वॉर्स है ना, ये मेरी टेरिटरी में नहीं होनी चाहिए। तुम फ्रांस, तुम ब्रिटेन आपस में लड़ रहे हो, तो भैया मेरी टेरिटरी में क्यों लड़ रहे हो, मेरी टेरिटरी में बिल्कुल आके लड़ाई नहीं करोगे। अपने फोर्टिफिकेशन भी हटाओ, ब्रिटिश से कहा तुम भी अपने फोर्टिफिकेशन हटाओ। द फ्रेंच एग्रीड, फ्रेंच मान गए कि ठीक है यार, हम हटा लेंगे, सिराजुद्दौला चिंता नहीं करो, हम हटा लेंगे। पर ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया, ब्रिटिशर्स ने बोला क्यों हटाएं, बिल्कुल नहीं हटाएंगे। अब तो सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आएगी। सिराजुद्दौला वॉज एनरेग्ड, सिराजुद्दौला को आ रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा। सिराजुद्दौला वॉज एनरेग्ड, द ब्रिटिश हैड ओपनली चैलेंज्ड हिज अथॉरिटी। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि अब 3 लोग बैठे हो, फ्रांस, ब्रिटेन और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बोल रहा है दोनों से, तुम दोनों अपने अपने टेरिटरी, मेरी टेरिटरीज में लड़ाई मत करो, मेरी टेरिटरीज से अपने ये हटा लो, फैक्ट्रीज, फोर्टिफिकेशन। तो फ्रेंच जब हाँ बोलेगा, फ्रेंच बोलेगा कि हाँ चलो ठीक है मैं हटा लूँगा, तो ब्रिटेन जैसे बोलेगा नहीं हटाएंगे, क्या कर लोगे, तो फ्रेंच को भी लगेगा ना यार कि मैं कहाँ आसानी से मान गया, मुझे भी ब्रिटेन जैसा रहना चाहिए था, मुझे भी मना कर देना चाहिए कि मैं नहीं हटाऊंगा। तो कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को शर्म आ रही है यार कि मेरी बेइज्जती हो गई है ना, ये तो मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, मेरी टेरिटरी में लड़ रहे हैं, मेरी टेरिटरी में फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ तो मुझे बोल रहे हैं कि नहीं करूँगा। एंड ही वॉज डिटरमिन्ड टू टीच देम अ लेसन। और अब ये प्लान सिराजुद्दौला के दिमाग में था कि भैया सबक तो सिखाना पड़ेगा ब्रिटिश को। अब सबक सिखाने की इस कड़ी में, इस चेन में सबसे पहले कैप्चर होता है कलकत्ता का। सिराज अपनी लार्ज आर्मी को लेके कहाँ की तरफ मूव करता है, कलकत्ता की तरफ मूव करता है। सिराज मार्च टुवर्ड्स कलकत्ता विथ लार्ज आर्मी, कैप्चर्ड फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लेता है जून 1756 में। सिराजुद्दौला अपनी आर्मी के साथ जाते हैं, फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लेते हैं 1756 में। फिर रिकवरी ऑफ कलकत्ता, जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, द हीरो ऑफ आर्कोट, अराइव फ्रॉम मद्रास विथ अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स। अब रॉबर्ट क्लाइव को खबर लगती है कि कलकत्ता का जो फोर्ट था वो किसके पास चला गया, सिराजुद्दौला के पास। वो तेजी से आते हैं, जिन्हें हीरो ऑफ आर्कोट भी कहा जाता है। वो मद्रास से आते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लेकर के और रिकनकर्ड कलकत्ता, कलकत्ता को वापस से जीत लेते हैं जनवरी 1757 में।
जो नवाब थी, द नवाब वॉज कंपेल्ड टू रेस्टोर ट्रेडिंग प्रिविलेजेस एंड पोजेशंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। और नवाब इस हद तक मजबूर हो जाते हैं, नवाब इस हद तक मजबूर हो जाते हैं कि वो कंपनी को सारे प्रिविलेजेस, पोजेशंस वापस देते हैं और उन्हें फोर्टिफाई करने का राइट भी दे देते हैं। तो सिराजुद्दौला के ऊपर तो ये उल्टा ही हो गया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता जीता, रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता वापस ले लिया। वापस लेने के साथ साथ क्या भी ले लिया, वो राइट्स, वो प्रिविलेजेस, पोजेशंस, इवन फोर्टिफिकेशन का राइट भी वापस मिल गया। किसको? ब्रिटिश को। सिराजुद्दौला had given in to all the demands of British company। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश कंपनी की सारी डिमांड को पूरा किया, फिर भी ब्रिटिशर सेटिस्फाई नहीं थे। दे हैड ग्रेटर एम्बिशंस। देखो यार, मतलब सिराजुद्दौला को लग रहा कहाँ मैंने गलती कर ली, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, प्रिविलेजेस भी दूँ, ट्रेड कंसेशंस भी दूँ, फोर्टिफिकेशन की परमिशन भी दूँ, और फिर भी ये लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे, क्योंकि अब तो ब्रिटिशर्स के एम्बिशन बढ़ गए हैं। इनका ऑब्जेक्टिव है, देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू रिप्लेस सिराजुद्दौला विथ द पपेट रूलर। देखो उल्टा ही पड़ गया गेम। कहाँ तो सिराजुद्दौला पाठ सिखाने, लेसन पढ़ाने के लिए निकले थे अंग्रेजों को, अंग्रेज ही पढ़ाने लग गए। अब अंग्रेज चाहते हैं कि सिराजुद्दौला को रिप्लेस किया जाए, कोई पपेट रूलर, कोई कठपुतली राजा लाया जाए। अब षड्यंत्र रचा जाएगा, कॉन्स्पिरेंसी होगी सिराजुद्दौला को रिप्लेस करने के लिए। मतलब षड्यंत्र होगा किस तरीके से सिराजुद्दौला को रिप्लेस करें। सिराजुद्दौला, कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होता है षड्यंत्र। अब ऐसे षड्यंत्र रचा जाएगा जिससे सिराजुद्दौला को रिप्लेस किया जा सके। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था वो प्लॉट तैयार कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, किसके अगेंस्ट में? सिराजुद्दौला। तो जो सिराजुद्दौला की कोर्ट में जो नॉवेल्स थे, है ना, जो इन्फ्लुएंशियल मैन थे, उनसे मिलते हैं कौन? रॉबर्ट क्लाइव, और कहते हैं कि यार हमें तो इस सिराजुद्दौला को हटाना है, आप लोग हमारे साथ दो, तो अपन इसको बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपकी कोर्ट में आपके इन्फ्लुएंशियल लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, तो वो तुरंत ही जाके किससे मिल गए? ब्रिटिशर्स से मिल गए। मीर जाफ़र को कहा गया, मीर जाफ़र जो कमांडर इन चीफ थे नवाब की फोर्सेस में, सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ थे मीर जाफ़र, उनसे कहा गया कि मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा, बस तुम्हें ये है कि हमें बहुत बड़े अमाउंट में पैसा भी देना पड़ेगा और इम्पॉर्टेंट प्रिविलेजेस, ट्रेडिंग प्रिविलेजेस भी देना पड़ेगा। हम फ्री में ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम कुछ भी करें, आप हम पे ड्यूटी नहीं लोगे, हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा दोगे, इतना अगर हमें प्रॉमिस करते हो। तो रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे। किसको? मीर जाफ़र से कहते हैं वो। मीर जाफ़र थोड़ा मूर्ख इंसान था, उसको लगा देखो ये कितने अच्छे लोग हैं, मुझ में योग्यता देख रहे हैं, मुझे नवाब बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बदले में क्या मांग रहे हैं? थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, क्या हुआ? दे दूंगा। मीर जाफ़र यहाँ पर गद्दार होता है, जो कि ऑलरेडी कमांडर इन चीफ नवाब फोर्सेस का रहता है सिराजुद्दौला का, इसको साथ देना चाहिए, पर एक इसका साथ देता है रॉबर्ट क्लाइव का। जब नेगोशिएशन फाइनल्स हो जाते हैं मीर जाफ़र के साथ, एक सीक्रेट ट्रीटी साइन होती है, signed, and the British presented Sirajuddaulah with an impossible set of demands. War become inevitable। जैसे ही मीर जाफ़र मान जाते हैं कि ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सिराजुद्दौला का साथ नहीं दूंगा। तो अब ब्रिटिश रिप्रेजेंट करते हैं एक डिमांड की लिस्ट, किसके सामने? सिराजुद्दौला के सामने, कि ये हमारी डिमांड है, इनको तुमको पूरा करना पड़ेगा भैया। तो सिराजुद्दौला नहीं मानते हैं, तो वॉर तो इनइवाइटेबल है। अब सिराजुद्दौला जब ब्रिटिश की डिमांड नहीं मानेंगे तो इन दोनों के बीच में वॉर होगा, और वॉर हो गए क्योंकि वॉर इनइवाइटेबल है। Students, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start with Battle of Plassey in part 2.